क्लास 10 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्त, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ हैं, वो या तो यौगिक हैं या मिश्रण हैं या फिर तत्व हैं। तो तत्व हम किन्हें कहते हैं? जिन पदार्थों में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, इन्हें और अन्य गुण धर्म वाले पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, तो उन पदार्थों को ही सभी को तत्व कहा जाता है। पर अभी तक हमें जो 94 एलिमेंट्स, 94 तत्व प्राकृतिक रूप से ज्ञात हैं। इसके अलावा अभी जो कुल जो तत्वों की संख्या है जिनकी खोज हो चुकी है वो 118 है। तो इतने सारे तत्वों का गुणों को याद रखना कठिन है, तो इसलिए इनके वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण, जैसे अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं तो उस शॉप पर नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है या अन्य पदार्थ हैं, बिस्कुट हैं, उनको सबको अलग अलग रखा गया है। तो ये इस तरह से अलग अलग समान गुण वाले पदार्थों को एक साथ रखा जाए तो अब इस प्रक्रिया को ही हम वर्गीकरण कहते हैं। ये क्रिया हमारी कहलाएगी क्लासिफिकेशंस। इसे हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा इसमें जो तत्व होता है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त क्या होता है? आवर्त होता है उसके लिए किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि हमने भौतिक ज्ञान में अपने पढ़ा है आवर्त गति, बार बार अपनी गति को दोहराना। ऐसे ही इन पदार्थों में अपने गुणों को दोहराने की प्रवृत्ति है, उसे आवर्तता कहते हैं। तो सबसे पहले तो तत्वों को बांटने का प्रयास किया गया कि उन्हें धातु तथा अधातु में बांटा जाए। धातु तथा अधातु, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन कुछ सन 1800 तक ओनली हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे और 1863 में हमारे पास 63 एलिमेंट्स हो गए। 1865 तक 63 एलिमेंट्स हैं। तो प्रारंभ में तक क्योंकि तत्वों की संख्या कम थी तो उन्हें धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। लेकिन इसमें कुछ जो तत्व थे वो इस प्रकार के थे जिन्हें न हम धातु के साथ रख सकते थे न अधातु के साथ। तो उन गुणों इस तरह से तो उसकी आवश्यकता ये वर्गीकरण हमारा नहीं किया जा सका और फिर नए प्रयास किए गए। तो नए प्रयास करने में डोबेराइनर एक रूसी साइंटिस्ट थे। 1817 में उन्होंने तीन तत्वों का समूह बनाया। डोबेराइनर है हमारे डोबेराइनर के त्रिक क्या होता है? ट्राइड्स। तो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। उन्होंने समान गुण वाले तीन तत्वों का समूह बनाया और उस समूह में उनके परमाणु भार के क्रम में लिखा। जैसे कि हम जान सकते हैं कि Li, Na और K। Li द्रव्यमान संख्या 7, इसकी 23, इसकी 7, 23 और 39। उन्होंने बताया कि यदि हम समान गुण वाले तत्वों के अगर तीन तत्वों का समूह बना लेते हैं, त्रिक बना लेते हैं, तो उसमें मध्य वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भारों का औसत होता है। तो Na का परमाणु भार या द्रव्यमान, Na की द्रव्यमान संख्या इन दोनों का औसत होगी। तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 = 23। तो ये इसके बराबर थी। तो इस तरह से इसके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वह भी Li और K के गुणों के औसत होंगे। इस नियम से इन्होंने डोबेराइनर ने त्रिक सूत्र बनाया। लेकिन इनके कुछ ही त्रिक बन पाए। इन त्रिकों में हमारा NPAS था, N, P, AS। NP और AS के लिए बनाया। CASRBA का बनाया, लेकिन CASRBA। लेकिन अन्य तत्वों के ऐसे त्रिक नहीं बनाए जा सके, इसलिए अप्रासंगिक हो गया। इसके पश्चात
एक रूसी साइंटिस्ट AEBT कार्टियोट्स, इन्होंने भी एक आवर्त साड़ी बनाने की कोशिश की। तो इनकी आवर्त साड़ी बनाने में इन्होंने एक बेलनाकार आवर्त साड़ी का निर्माण किया। तो उसमें समान गुण वाले कुछ तत्व एक साथ थे, लेकिन ये पूरी व्याख्या नहीं कर पाए कुछ तत्वों में। इसके पश्चात न्यूलैंडस साइंटिस्ट हुए, रूसी साइंटिस्ट से, अंग्रेज साइंटिस्ट 1866। न्यूलैंडस, इन्होंने 1866 में ये रूल दिया था, न्यूलैंडस का अष्टक नियम। अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। तो जैसे कि म्यूजिक नोट्स होते हैं, सारे गामा पाधा, सारे गामा पाधा नी। तो इस क्रम के आधार पर इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। क्यों? इन्होंने सारे गामा पाधा नी, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 8th जो तत्व होगा, 8वां तत्व होगा, वह तत्व अपने पहले वाले तत्व के गुणों को दोहराता है। इन्होंने इस नियम को म्यूजिक, संगीत के नियमों के आधार पर बनाया कि इनमें से अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखते हैं, तो ये जो तत्व हैं, तो ये तत्वों का हर 8वां तत्व अपने से पहले वाले तत्व का गुणों की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन और इन्होंने वर्गीकरण 56 तत्वों का किया। 56 तत्व उस समय तक ज्ञात हो गए थे, उनका वर्गीकरण किया, लेकिन इस नियम में कई सारी कमियां थीं। तो इन नियमों में कमियों के कारण इन्होंने कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया। जैसे FCl को रख दिया, और इसके लिए कोबाल्ट और निकल को, FCl के साथ कोबाल्ट और निकल रख दिया। इनके लिए आयरन को ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रख दिया इन्होंने। तो इस तरह से, लेकिन आगे के जो समूह थे वो इसका नियम का पालन नहीं करते थे। असमान जो गुण वाले तत्व थे उनको एक साथ रख दिया, इसके कारण यह नियम अप्रासंगिक हो गया। तो इन्होंने H से प्रारंभ किया, HLIBEVCNO, HLIBEVCNO, इस तरह से। और लेकिन अब इसके पश्चात जो तत्व थे वो तत्व Na, Mg, Al, Si, P और S, इसके बाद K, Ca, इस प्रकार से इन्होंने तत्वों को रखा। Na से पहले इन्होंने तत्वों को रख दिया था, इसके साथ रख दिया था F को, हेलोजन को रखा। और K से पहले इन्होंने रख दिया था हमारे Cl को, K के साथ में Cl को रख दिया। और कोबाल्ट, इसके पश्चात कोबाल्ट तथा निकल को स्थान दिया, CO तथा Ni को, जो कि इनके ये तीनों धातु हैं, और कोबाल्ट निकल धातु हैं। इस तरह से असमान ऑक्सीजन और सल्फर के साथ इन्होंने रख दिया Fe को। तो ये इसमें कमियां थी, इसके कारण यह नियम इसे अपने वर्गीकरण को करने में असमर्थ रहा और असफल हो गया। इसके कारण न्यूलैंडस का अष्टक नियम अप्रासंगिक हो गया। इसके पर न्यूलैंडस का अष्टक नियम इसे कहा जाता है। ये संगीत के नियमों पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें मेंडलीफ एक रूसी साइंटिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, दामित्री मेंडलीफ थे। उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। तो उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए उन्होंने तत्वों के ऑक्साइड
ऑक्साइड तथा हाइड्राइडों का अध्ययन किया, उनके मूलानुपाती सूत्रों का अध्ययन किया और तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रखने का प्रयास किया। और उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई। उस आवर्त सारणी में हमारे 6 क्षैतिज पंक्तियाँ थीं। आवर्त सारणी में 6 क्षैतिज पंक्तियाँ थीं, इन्हें कई भागों में बांटा गया था और 8 उसमें समूह दिए गए थे। 8 उसमें समूह दिए गए थे। तो इन्होंने उस समय 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे हमारे मेंडलीव के समय में। 63 तत्व एलिमेंट्स बताते हैं। इन्होंने 63 कार्ड्स बनाए, हर तत्व का कार्ड बनाया, हर तत्व का कार्ड बनाया और उन तत्वों का, उन कार्डों को पर उन प्रत्येक तत्व के गुणों को लिखा। प्रत्येक तत्व का इन्होंने, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन को लिखा कि ये गैस होता है, कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो H2O बनाता है, सल्फर से क्रिया करेगा, हेलोजन से क्रिया करेगा तो Cl बनाएगा। इस तरह से इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ को लिखा और सारी प्रॉपर्टीज को लिख करके उन सबको दीवार पर लगा दिया। उन सबको दीवार पर लगा दिया तो कुछ और इस क्रम में उन्होंने समान गुण वाले जो तत्व थे वो उनके साथ थे। जैसे Li के साथ Na था, Na के साथ K था, तो समान गुण वाले तत्व एक साथ आ गए। तो इनसे इन्हें वर्गीकरण का आधार मिल गया। तो मेंडलीव का मुख्य आधार था हमारा, उन्होंने तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइडों के गुणों के आधार पर या रासायनिक गुणों के आधार पर और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन तत्वों को लिखा। उस समय अक्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी, इसलिए इन्होंने अक्रिय गैस को कोई स्थान नहीं दिया। कुछ स्थानों पर परमाणु भार का क्रम को भी परिवर्तित किया गया, जैसे आयोडीन से पहले Te को रख दिया, टेल्यूडियम को पहले रखना पड़ा, जबकि आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान संख्या 127, आयोडीन की द्रव्यमान संख्या आती हमारी 127 और Te 127.9। तो इस तरह कुछ तत्वों को, जो बाहरी तत्व थे उनको हल्के तत्वों से पहले रख दिया गया और कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया। कोबाल्ट और निकेल, इनमें से द्रव्यमान संख्याओं में जब भिन्नता थी और कुछ स्थान इन्होंने रिक्त छोड़ दिए और कुछ स्थान रिक्त छोड़ देने के, जैसे यहाँ कार्बन, सिलिकॉन और सिलिकॉन के पश्चात में उस समय तक वो तत्व पता नहीं था, ज्ञात नहीं था, लेकिन उन तत्वों के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। और एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, ऐसे तत्वों को छोड़ दिया। उनका नामों की और गुणों की भविष्यवाणी कर दी थी। नाम दे दिया था, एल्यूमिनियम के पश्चात था एक का एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के पश्चात था एक का सिलिकॉन। तो इनमें इनकी जब खोज हुई तो जर्मेनियम, एक का सिलिकॉन था वो जर्मेनियम और एक का एल्यूमिनियम को गैलियम, इस प्रकार से तत्वों की खोज हुई और इन्होंने एक मुख्य आधार दिया। तो मुख्य आधार देने में इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ कमियां थी। उसकी कमियां क्या थी, जैसे हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका, क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजनों से भी समानता प्रदर्शित करता है और क्षार धातुओं से भी समानता प्रदर्शित करता है। दूसरा, तत्वों के जब समस्थानिक ज्ञात हो गए, उस समय तक कुछ समस्थानिक ज्ञात नहीं थे, जब समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया जा सका। कुछ अल्प आयु वाले रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई, उन्हें कहीं स्थान नहीं दिया गया। अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया। कुछ भारी तत्वों को भारी तत्वों को पहले रख दिया गया हल्के तत्वों से। इस तरह से इनके कुछ दोष थे, तो इन दोषों का सुधार करने का प्रयास लगातार होता रहा। अन्य जो वैज्ञानिक थे वो इस प्रयास में इसका सही वर्गीकरण करने में लगे रहे। 1913 में हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक जो होता है तो किसी भी तत्व का मूल गुण होता है। परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसका मूल गुण होता है। परमाणु भार मूल गुण नहीं होता। तो परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक है वो मूल गुण है। मूल गुण मतलब सारे गुण हैं, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक मूल गुण होता है। और किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इन्होंने परमाणु भार पर न आधारित न करके परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर रखा था, और मेंडलीफ ने जो अपना नियम दिया था, मेंडलीफ क्यों परमाणु भार पर आधारित था, तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है मेंडलीफ का आवर्त नियम, तो मेंडलीफ का आवर्त नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसी के आधार पर इन्होंने जो आवर्त सारणी अपनी बनाई थी, उस आवर्त सारणी में कितना था, 6 तो 36 पंक्तियां बना दी थी, 1 2 3 4 5 और 6, और इन्हें कितने समूह में बांटा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ में 3 तत्वों के समूह बनाया था। इन आवर्त सारणी में इस तरह से इनके 36 पंक्तियाँ थीं, और इन सब 36 पंक्तियों को इन्होंने आवर्त कहा, आवर्त, और ऊर्ध्वाधर समूहों को इन्हें समूह या ग्रुप या फैमिली कहा गया था। आधुनिक जो आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम वो हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक तत्व का मूल गुण होता है, और किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी संशोधन किया, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किया, और परमाणु क्रमांक पर आधारित आवर्त सारणी को हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इनमें कई गुणों पर आधारित विभिन्न तरह की आवर्त सारणियाँ बनाई गई, लेकिन इनमें मुख्य आवर्त सारणी हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ आवर्त नियम परमाणु भार पर आधारित था, और आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो परमाणु क्रमांक बोरवरी नियम के हमारा क्या था,
बोर-बरी नियम। बोर-बरी नियम कि किसी भी कोश में परमाणु के जो नाभिक के चारों ओर जो कोश होते हैं, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। इस नियम के अनुसार n=1, अगर हम n=1 रखते हैं तो k कोश, पहले कोश को k कोश बोला जाता है, तो k कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। n=2 लिया जाए तो l कोश, सेकंड कोश का नाम l कोश रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। इस तरह से क्या होगा, आगे चलकर हम फिर राशों में पढ़ेंगे। पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, एक्चुअली 18 होनी चाहिए, लेकिन जब हम नियमों का इलेक्ट्रॉनों के वितरण का नियम पढ़ेंगे, आफवा नियम, परमाणु संरचना, तब उसमें जान जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8 और 32, इस तरह से इनमें से पहला कोश, पहला आवर्त है, उसमें 2 तत्व हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पाँचवें में भी 18, छठवें में 32 और सेवन्थ वाला अपूर्ण आवर्त रहता है। आवर्त जो शब्द है, तो आवर्त जो प्रदर्शित करता है किसी पर, वो बताएगा किसी परमाणु के कोश, नाभिक के चारों ओर कितने कोश हैं, कोशों की संख्या, मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, वो आवर्त है। और जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो समूह होते हैं। उनमें से समूह और आवर्त को इस तरह से किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को इस तरह से बनाया गया है हमारा। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। वन, 2, 3, ये रहेगा हमारा 4, 5, 6, 7। इसके पास नीचे 2 लाइनों में इसमें 14, 3, इस पार्ट को दो भागों में बांटा गया है। इसे 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इनको पुराने नियम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फर्स्ट ए, सेकंड ए, इसके पास थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और 0। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ये बी वाला ग्रुप है, 6, 7 और 8। लेकिन आधुनिक नियम में IUPAC के अकॉर्डिंग इसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 8।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में इस तरह से इसे विभाजित किया गया है। तो ये जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। मान लीजिए कि आवर्त संख्या 2, तो आवर्त संख्या 2 का अर्थ है कि जो इस आवर्त में जितने तत्व हैं उनके नाभिक के चारों ओर कोष की संख्या 2 है। तीसरे आवर्त का अर्थ है कि उसके नाभिक के चारों ओर कोषों की संख्या हमारी 3 है, चौथे में 4 होगी। इस तरह से कोषों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ये आवर्त होते हैं। तो आवर्त हमारा प्रदर्शित करता है कोष, नाभिक के चारों ओर कोषों की संख्या। त्रिविम, चारों मीन्स त्रिविम। कोष संख्या और वर्ग या समूह संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोष में समान इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो हमारे 7 आवर्त हैं। कितने समूह हैं, तो 18 समूह हैं। आवर्त किसे कहते हैं, तो जिस आवर्त ऐसे तत्व जिनके नाभिक के चारों ओर त्रिविम में कोषों की संख्या समान होती है, वो सारे तत्व एक ही आवर्त के तत्व होते हैं। और जिनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो सभी समूहों के तत्व कहलाते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं पहला तत्व H और He 2 तत्वों को रखा गया, दूसरे में Li Be BCNO Na K Rb CS F। इन सबको हम फर्स्ट ए समूह के जो तत्व होते हैं, फर्स्ट ए समूह के तत्वों को हम क्षार धातु कहते हैं। क्षार धातु, क्षार धातु अगर हमें पूछा जाता है तो H को नहीं बोलना, क्योंकि H अधातु होती है। तो हम किसे बोलेंगे Li Na K Rb CS और F। सेकंड ए समूह को क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। क्षारीय मृदा धातु, तो क्षारीय मृदा धातु BeMg CaSr Ba और Ra। CaSr Ba और Ra क्षारीय मृदा धातु। इनमें अक्रिय गैस है HENE Ar Kr Xe Ra, इनको रखा गया है HENE Ar Kr Xe तथा Ra। तो जैसा कि अभी मैंने परमाणु, इसके लिए आवर्तों में किस तरह से हम रखेंगे हेलो, और इन तत्वों को, इस समूह को हेलोजन कहा जाता है FCl Br I। इसमें से ये तत्व 80 रेडियो एक्टिव तत्व रहता है। 80 रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके बारे में हम आगे जरूर जानेंगे कि कौन से तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो इसके आवर्त सारणी कुछ विशेषताओं के बारे में मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारा पहला आवर्त है, पहला आवर्त है तो नाभिक के चारों ओर केवल 1 सेल। दूसरा आवर्त मीन्स नाभिक के चारों ओर 2 सेल होंगे। तीसरा मीन्स इसके नाभिक की ओर 3 सेल्स होंगे। चौथा है इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे पता लगता है कि नीचे की ओर जाने पर हमारा परमाणु का आकार है बढ़ जाता है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। तो परमाणु के नीचे किसी भी अगर हम समूह में नीचे जाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जैसे H का 1 था, Li का HLi देखिए मैं तुम्हें HLi Na K Rb CS F, इसका परमाणु क्रमांक 1। अगर हम
इन तत्वों की संख्या को, आवर्त के तत्वों की संख्या को अगर हम इसमें जोड़ते जाते हैं तो हमें परमाणु क्रमांक पता लग जाते हैं। मैंने अभी 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये अभी बताया था कि आवर्त में तत्वों की संख्या हमारी 2, 8, 8, 18, 18 और 32। तो हम इन नंबरों को अगर ऐड करते जाएं तो हमें सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 + 2 तो कितना नंबर होगा हमारा 3, 3 + 8 11 नंबर, 11 + 18, 11 + 18, 11 + 8 इसे 2 कर लिया हमने, फिर 8, फिर 8 19, 19 + 8 37, 37 + 8 18 55 और इससे नीचे आता है FR, तो ये 87। तो हमें अगर एक तत्व, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो इस क्रम को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो नीचे की ओर हमें तत्वों के परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाते हैं। दूसरा हमें विशेषता ये पता लगा कि नीचे की ओर समूह में, किसी भी समूह में नीचे की ओर जाएंगे तो उसका आकार बढ़ता है या परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसका कारण क्यों, उससे नाभिक के चारों ओर कोषों की संख्या बढ़ जाती है, सेल्स का नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है। इसलिए तत्वों की समूह में किसी में भी नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है। समूह में नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने का अर्थ है आकार बढ़ता है, और बढ़ता मीन्स परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है परमाणु का, क्यों, नाभिक से बाहरी कोष तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन इनकी जो संख्या है, समूह संख्या है, वो संयोजकता को प्रदर्शित करती है। किसी भी तत्व की समूह संख्या है वो उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। नीचे की ओर आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसका मतलब धातु गुण बढ़ता है। किसी भी समूह में नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ता है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और धातु गुण बढ़ता है। अगर हमसे ये पूछा जाए इनमें से कौन Li और Na में किसमें धात्विक गुण अधिक है, तो Na में अधिक होगा। Na से अधिक धात्विक गुण K में होगा, K से अधिक Rb में होगा। इस तरह से इनका धात्विक गुण नीचे की ओर बढ़ेगा, परमाणु आकार भी नीचे की ओर बढ़ता है, और संयोजकता किसी भी समूह में समान रहती है। जैसे क्षार धातुओं की सभी की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, संयोजकता 1 रहेगी इन सभी संयोजकता, क्योंकि समूह संख्या इसकी कितनी है, 1 है। किसी भी अगर हम आवर्त में आगे की ओर जाते हैं किसी भी आवर्त में आगे की ओर जाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है, 1 से 7 तक बढ़ती है। और हाइड्रोजन के प्रति 1 से 7 तक, ऑक्सीजन के प्रति O के प्रति संयोग, और हाइड्रोजन के प्रति 1 से 4 तक बढ़ती है, और फिर घटकर 1 हो जाती है, फिर 3, 2, 1 फिर घटकर 1 हो जाती है। ये हाइड्रोजन के प्रति होती है। तो किसी भी तत्व के प्रति और किसी संयोजकता अगर हमें किसी आवर्त में ज्ञात करनी है तो समूह संख्या में ऑक्सीजन के प्रति 1 से 7 तक बढ़ती है, और हाइड्रोजन के प्रति 1 से 4 तक बढ़ती है, और फिर घटकर 1 हो जाती है। जैसे हम अगर Li देखिए, किसी भी आवर्त के तत्व को ले सकते हैं हम, तो पहला तत्व क्या बनाएगा, R2, दूसरा क्या बनाएगा, RO, दूसरे आवर्त का तत्व, तीसरे का R2O3, चौथा RO2, फिर R2O5, R2O6 और R2O7। ये संयोजकता होगी किसी भी आवर्त में ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता इस तरह से। जबकि हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता लेते हैं तो हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता होगी तो 1 से 4 तक बढ़ती जाती है, RH, RH2, RH3, RH4,
RH3, RH2 और RH। ये हाइड्रोजन की प्रासंगिकता होगी किसी भी आवर्त में आगे बढ़ने पर। और समूह में नीचे की ओर जाएंगे तो हमेशा आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाती है और सेल्स बढ़ जाते हैं तो उसके परमाणु का आकार बढ़ेगा, और परमाणु आकार बढ़ता है तो उसका धात्विक गुण बढ़ जाता है और परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। और समूह में संयोजकता समान रहती है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो समान रहती है। इस तरह से ये आधुनिक आवर्त सारणी में हमारा वर्गीकरण किया गया है इन गुणों के आधार पर। और अन्य गुणों को ले सकते हैं हम। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत, तो इधर जब तत्व हैं वो धातु हैं। अगर हम NaMg, Al, Si, P, HCl, तो ये अधातु है। ये सारे तत्व क्या है? अधातु। और इससे पहले वाले सारे तत्व क्या थे? हमारे धातु थे, धातु। तो ये जो तत्व हैं, ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं उपधातु, मेटलॉइड। ऐसे तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। तो आवर्त सारणी में हमारे उपधातु, तो सिलिकॉन क्या रहेगा? हमारा उपधातु होगा। सिलिकॉन उपधातु है। बोरॉन उपधातु में आएगा। AS उपधातु में आएगा। इस तरह से अगर हम आवर्त सारणी में देखते हैं बुक में, तो बुक में हमारे आवर्त सारणी में SI, B, SI, इसके बाद GE है, AS है, GE, AS, SB, ES के बाद TE, और PO। इनको उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। तो ये उपधातु में रहेंगे हमारा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसके लिए इन्हें हम उपधातु कहेंगे। सॉरी, यस, ये था। तो उपधातु, उपधातु में हमारा बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम, पोलोनियम के तत्वों को रखा गया है इस तरह। TE और PU, ये सारे तत्व किस में आते हैं? हमारे उपधातु। इन्हें हम मेटलॉइड कहेंगे। मेटलॉइड्स रहते हैं। ये हमारा 10th क्लास के लिए हमारे इस तरह कुछ भी अगर हमारा क्वेश्चंस हैं, नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।